पूर्व में अध्ययन कराया था, क्या, हिटलर का उदय, है ना। तो हिटलर के उदय से संबंधित ये आगे जो भी चैप्टर है, तो आज उसका अध्ययन करने जा रहे हैं अपन, इसलिए कृपया करके थोड़ा ध्यान दीजिए। आपकी परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक आ चुकी हैं, है ना, इसलिए थोड़ा सा गंभीरता से अपने भविष्य को ध्यान देते हुए ध्यान दीजिए और अध्यापन कार्य के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहिए, ठीक है। तो आज अपन लोग जो है लोकतंत्र का ध्वंस, समझ रहे हैं, लोकतंत्र का ध्वंस पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि अपने हिटलर के उदय के संदर्भ में पढ़ाया था, तो उसी से संबंधित ये चैप्टर भी है ना, तो उसी अध्याय से संबंधित है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि जैसा आपको लोकतंत्र ध्वंस के संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं, तो 30 जनवरी, समझ रहे हैं, 30 जनवरी सन 1933 को राष्ट्रपति कौन, 30 जनवरी सन 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। किसको पदभार संभालने का न्योता दिया? चांसलर का, हिटलर को, ठीक है। फिर यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था, समझ रहे हैं आप, जो ये मंत्रिमंडल में क्या था, सबसे शक्तिशाली पद था। अच्छा, इसके अलावा तब तक जो नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी, समझ रहे हैं बात को बच्चों आप, जो नाज़ीवादी पार्टी थी वह रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी, और सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने क्या किया, लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया, समझ गए। जब सत्ता हासिल किया उन्होंने, तो सत्ता हासिल करने के बाद क्या किया, हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। फिर क्या हुआ, जब रास्ता आसान हो गया तो 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश, समझ रहे हैं, अग्नि अध्यादेश जो जारी किया गया था, तो अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबन कर दिया गया, समझ रहे बात को आप। इसलिए वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। क्या हुआ बच्चों, संविधान में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण स्थान क्या हुआ, प्राप्त था, ठीक है। फिर उसके पश्चात, इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों, जो हिटलर के जो कट्टर शत्रु थे कौन, कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। फिर क्या हुआ बच्चों, जब कम्युनिस्ट पर निशाना साधा तो ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कहाँ बंद कर दिया गया, जो कंसंट्रेशन कैंप थे वहाँ पर बंद कर दिया गया, कब, रातों रात। फिर उसके बाद में कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। क्या किया गया, कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले कौन, लगभग 5 लाख की आबादी वाले डूसलडॉर्फ, समझ रहे हैं, डूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए। लोगों की बची खुची 6.808 फाइलों में से 1.440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। किनकी थी, कम्युनिस्टों की थी। और नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया। क्या किया, जो नाज़ी थे, नाज़ियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, समझ रहे बात को आप लोग। इसलिए नाज़ी शासन ने कुल 52 किस्मों के, कितने, 52 प्रकार के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था, समझ गए। तो जब 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था, तो फिर 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम
पारित किया गया। क्या किया गया? विशेष अधिकार अधिनियम पारित किया गया। कब? 3 मार्च 1933 को, है ना। प्रसिद्ध विशेष अधिकार अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में, समझ रहे बात को आप, इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा, क्या, बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। फिर इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई और इस कानून ने क्या हुआ? हिटलर को संसद के हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। क्या हुआ? अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। फिर नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी कर दी गई। समझ रहे हैं? ट्रेड यूनियनों पर क्या किया गया? पाबंदी कर दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। किन पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया? अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। फिर पूरे समाज को नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। समझ रहे बच्चों आप लोग? विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ता गठित किया गया। समझ गए? फिर उसके पश्चात क्या हुआ? सुरक्षा दस्ता गठित किया गया। अच्छा, एक बात और है, पहले मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस, पहले मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टामर्स ट्रूपर्स के अलावा गैस्टापो, समझ रहे बात को? गैस्टापो गुप्तचर राज्य पुलिस, मतलब अच्छा, एस यानी अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा, फिर एसडी का भी गठन किया गया। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए। क्या किया गया? इन सब नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए। समझ रहे बच्चों? फिर उसके बाद में क्या हुआ? और फिर उन्होंने इन्हीं की वजह से नाज़ी राज को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। क्या हुआ? एक खूंखार अधिकार दिए गए। क्या? खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। फिर गेस्टापो के नियंत्रणा गृहों में किसी को भी बंद किए, किसी को भी क्या किया? बंद किए, है ना। फिर उसके पश्चात क्या हुआ? जैसा आप देख रहे हैं, नाज़ी और हिटलर का उदय, ये मानचित्र दिया। फिर किसी को बंद किए जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी क्या यातना गृहों में भेज सकते थे। समझ रहे बात को हम? ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृह में भेज सकते थे। फिर किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाला दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु दंड की आशंका से मुक्त पुलिस वालों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। क्या किया था? पुलिस वालों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। बच्चों ध्यान दे रहे हैं आप लोग? नहीं? जैसा कि अब हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं इसी से संबंधित पुनर्निर्माण, है ना। तो हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी, पूर्व में जैसा आपको अध्ययन कराया गया था कि हिटलर पटरी में अर्थव्यवस्था लाने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध थे, है ना, और अन्य देशों के दबाव से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं थी उसे समाप्त करने के लिए और उनसे मुक्त कराने के लिए हमने आपको अध्ययन कराया था। ठीक इसी प्रकार से अब हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी क्या की? हिटलर ने पटरी पर लाने की जिम्मेदारी क्या की थी?
आप लोग बताइए आगे, समझ में आ रहा बच्चों आप लोगों को? जैसा कि पूर्व में आपको बतलाया था, क्या किया था हिटलर ने, की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, है ना। फिर उसके पश्चात हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हमलामार शख्स को सौंपी। साथ साथ क्या हुआ, हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हॉलमार्क सख्त को, किसको, हॉलमार्क सख्त को सौंपी। फिर सख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। समझ रहे, 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। फिर मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार वैगन इस परियोजना की देन थी। समझ रहे हैं आप, देख रहे हैं ना कार, तो मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार वैगन इस परियोजना की देन थी। फिर विदेशी नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबी मिली। फिर सन 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक सम्राट एक नेता के नारे भी आड़ में 1938 में ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया। समझ रहे हैं, कब मिला लिया, 1938 में ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेनलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था। समझ रहे हैं, उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था। बच्चों ध्यान दे रहे कि नहीं, किसे मिल रहा था समर्थन, आप लोग बताइए जरूर, हैं, पूछूंगा आप लोगों से। तो इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साय की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। समझ गए, इस वजह से उसको समर्थन मिल रहा था। और किसको मिल रहा था ये आप लोग बताएंगे। तो जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी घरेलू और विदेशी मोर्चे पर। जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नीति अब पलटने वाली है। जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, बृहद जर्मनी है ना, जर्मनी ध्रुव शक्तियों को मदद देने वाले देश, जर्मनी कब्जे वाले इलाके, इटली और उसका इलाका, तटस्थ देश चित्रों में दर्शाया गया है। फिर उसके पश्चात क्या हुआ मालूम है, लेकिन हिटलर यही नहीं रुका। क्या हुआ, जब इतना सब होने के बाद में भी हिटलर यही नहीं रुका। वो शक्त ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। समझ गए, उन्होंने हिटलर को सलाह दी थी कि उन्होंने सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था, है ना बच्चों। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेकिन नाज़ी जर्मनी में एतिहाद पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी, उनके लिए कोई जगह नहीं थी। फिर शक को उनके पद से हटा दिया गया। किनको हटा दिया गया, जिनको पूर्व में रखा गया था वो शख्स को, तो फिर शख्स को उनके पद से हटा दिया गया। फिर हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए
युद्ध का विकल्प चुना। काय का विकल्प चुना? युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया हो सके, इसलिए उन्होंने सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने इंग्लैंड पोलैंड पर हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका क्या हुआ? इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध हो गया। फिर सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। समझ रहे बच्चों आप लोग, हिटलर का दावा क्यों मजबूत हो गया, है ना? फिर उसके बाद में यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। कौन सी सरकारें बिठा दी गई? कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। फिर 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। क्या था? पावर में था, शिखर में था। फिर उसके पश्चात अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। क्या किया उन्होंने? हिटलर ने अपना जो पूरा ध्यान पूर्वी यूरोप को, जो पूर्वी यूरोप थे तो पूर्वी यूरोपों को दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। काय का इंतजाम करना चाहता था? संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। फिर क्या हुआ? सन 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। कब हमला किया? सोवियत संघ पर 1941 में सोवियत संघ पर हमला किया उन्होंने। फिर क्या हुआ? हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। क्या थी? हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिम मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया। फिर क्या हुआ? बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनों को नाको चने चबवा रही थी, है ना? फिर भी सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। क्या किया? जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और फिर उसके बाद में क्या हुआ? घुटने टेकने पर जब मजबूर कर दिया तो सोवियत लाल किला सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया। किन्होंने पीछा किया? सोवियत लाल सैनिकों ने। किनका पीछा किया? पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिरी तक पीछा किया। और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुँचे। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। क्या किया? सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। समझ रहे बच्चों आप लोग बात को? फिर क्या हुआ? फिर अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। कौन इस युद्ध में लगातार फंसने से बचता रहा? अमेरिका, है ना? तो अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। फिर अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था। क्या अमेरिका जो है पहले विश्व युद्ध की वजह से, जैसा आपको पूर्व में अध्ययन कराया गया था प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ और क्या है, मैंने आपसे प्रश्न भी किया था,
आज पुनः उसी बात को दोहराते हुए ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका पहले विश्व युद्ध की, समझ रहे बात को आप, अमेरिका विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई, जो विश्व युद्ध हुआ था उसकी वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा, या आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था, लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। इसलिए पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रांस, इंडोनेशिया, चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। क्या किया था? हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। क्या हुआ? अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। समझ रहे बच्चों आप इस बात को? यह युद्ध मई 1945 में, कब? मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। समझ रहे बात को बच्चों आप? कैसे खत्म हुआ? अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। बच्चों समझ रहे बात को आप? अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। फिर क्या हुआ? दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमेट न समझ जाना, हेलमेट, समझ रहे बात को आप लोग? हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। समझ रहे हैं? हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। यह युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी है। ठीक है? यह है युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी है। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में स्पष्ट दर्शाया गया है ना? तो नाज़ी जुल्मों की कहानी है, जैसा कि चित्र में दिया भारतीय समाचार पत्रों में जर्मनी के संदर्भ में। तो अब हम अध्ययन आगे का ये कर रहे हैं कि नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण, किनका? नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। बच्चों जैसा कि नाज़ियों ने जो अपराध किए, कैसा? नाज़ियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। समझ रहे हैं? इसलिए नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। समझ रहे हैं बात को आप? हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था, है ना? सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्लीय आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे मतलब कम थे, है ना? तो कमतर थे। इस नज़रिए में ब्लांड नीली आँखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य, कौन? नीली आँखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। कहाँ आते थे? सबसे निचली पायदान पर आते थे। फिर यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। ठीक है? फिर बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और
और यहूदियों के बीच में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। और हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हार्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। फिर डार्विन एक प्राकृति विज्ञानी थे। कौन थे? प्राकृतिक विज्ञानी थे, जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं में की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया। बाद में हार्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीवता का सिद्धांत, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। इस विचार पर मतलब यह था कि जो प्रजातियां क्या होगा, समझ रहे बात को आप? जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरण परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं, वही पृथ्वी पर जिंदा रहती है। समझ रहे बात को आप बच्चों? इस विचार का मतलब यह था, कैसा? आपको पुनः एक बार और ध्यान दिला रहा हूँ मैं कि बाद में हार्बर्ट स्पेंसर ने अति जीवता का सिद्धांत, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा। आप शब्दों पे ध्यान दीजिए और प्रेरणा लीजिए। वही जिंदा बचेगा, यह विचार क्या है? यह विचार दिया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं, जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं, वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। समझ रहे बात को? जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को हट के समझाता हूँ कि मस्क के संदर्भ में हमारे लोगों के बीच में जब वैक्सीन नहीं आई तो मस्क बहुत ज़रूरी है ना? 2 फुट 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी। ठीक इसी प्रकार से ये शब्दों का उद्बोधन मिलता जुलता है ना? माननीय हमारी शिक्षा अधिकारी महोदय श्रीमती वीणा वर्गीस द्वारा भी इस संदर्भ में सभी शैक्षणिक संस्थाओं को, निगम द्वारा संचालित सभी शैक्षणिक संस्थाओं को एवं जबलपुर संस्कारधारी के नागरिक बंधुओं को इस संदर्भ में पूर्ण रूप से आग्रहित कर दिया, जानकारी भी दी गई थी। 2 फुट दूरी सबसे ज़रूरी। ठीक इसी प्रकार ये शब्द मिलते जुलते हैं कि हमें जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आ जाती है तो हमें मास्क का उपयोग करना है। ठीक इसी प्रकार से इस बात का अनुसरण करते हुए जैसा ये दिया है कि बदलती हुई वातावरण परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती है, वही पृथ्वी पर जिंदा रह सकता है। यह हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने, किन्होंने? जो नस्लवादी विचारक थे और नस्लवादी विचारक और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। देखिए, समझ रहे बात को आप? डार्विन के विचारों का सहारा लिया। इनके विचारों का जब सहारा लिया तो फिर नाज़ियों की दलील बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, कमज़ोर नस्लें खत्म हो जाएंगी, और नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी चाहिए, या उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है ना? इसलिए हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेंसट्राउम, शब्दों पे ध्यान दो बच्चों, लेबेंसट्राउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। कैसे? जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था।
वह मानता था कि अपने लोगों को वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना ज़रूरी है। इससे मात्रक देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। समझ रहे हैं? अपने जन्म स्थान एवं गहरे संबंध बनाए रखने में कोई मुश्किल भी नहीं जाएगी। इसलिए हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। किनके हिसाब से? हिटलर की नज़र में। समझ रहे बात को आप? इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्तिशाली इकट्ठा की जा सकती थी। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक जगह इकट्ठा किया जा सके। किनको? सारे जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। फिर पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना। जैसे अपन किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, इसी प्रकार से इन्होंने ये काम किया।